आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले हों या फिर पढ़ने वाले हों उनके पास आप क्लास को शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें या फिर लाभ उठा सकें। क्लियर है? जल्दी से आप शेयर कीजिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, उसके पश्चात क्लास को शुरू किया जाएगा। चलिए जल्दी शेयर करें। चलिए, आशा करते हैं आप सबने शेयर कर दिया होगा और आपको जानकारी देना चाहेंगे। एक क्लास करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक में आपके जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं या फिर जो आपके कुछ सब्जेक्ट भी इसमें काउंट कर लिए जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी या आपकी ज्योग्राफी जैसे कि सब्जेक्ट इसमें भी आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस क्लास को लगातार अटेंड करते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए जो जीएस की आपकी समस्या है वो आप स्वयं ही दूर हो जाएगी। और इस क्लास के माध्यम से आपके केवल करंट अफेयर नहीं, बाकी के भी सब्जेक्ट जो हैं आपके बेहतर तैयार होंगे। तो इसी बेस पर या फिर इसी आधार पर आप सब जो क्लास से जुड़ें। और जो लोग इस समय किसी जॉब की तैयारी कर रहे हों वो एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। नॉर्मली जो किसी क्लास में हों, जैसे कि 12th में 11th में, एक बार ध्यान से क्लास को सुन लेंगे और उन्हें इस क्लास को दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसे कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किंतु एक बार ध्यान से सुन भी लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उस पर आधारित, तो अपने आप ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए तो एक ही बात आपको कहा जाएगा, क्लास को शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन सामने देखेगा, 4 ऑप्शन देखेंगे, आप अपने आंसर को कमेंट करेंगे। साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कमेंट करने के लिए, उसका भी आंसर आप दीजिएगा। क्लियर है? उसके अलावा चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे, जो भी आपने अपना टारगेट सेलेक्ट किया है, मान लीजिए जिस भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं वह आपका अपना लक्ष्य है, तो ये ना सोचें कि आपको कोई लाकर देगा, उसको प्राप्त भी आपको ही करना है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मेहनत आपकी होगी, संघर्ष आपका होगा, तो सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। क्लियर है? चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को इसी आपकी बातों के साथ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? विकल्प दिया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा दिया गया आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तीसरा दिया गया आपको मानस टाइगर रिजर्व और चौथा दिया गया आपको नामेरी टाइगर रिजर्व। क्लियर है? ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन आपको देखा है रानीपुर। क्लियर? शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं टाइगर रिजर्व ही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी ऑप्शन दिया गया है सत्यमंगलम। क्लियर है? टाइगर रिजर्व। थर्ड ऑप्शन नामेरी लिख सकते हैं। क्लियर है? वैसे आपको थर्ड यहाँ पर आपको मानस दिया गया है, आप मानस से कर लीजिए। मानस टाइगर रिजर्व है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है नामेरी टाइगर रिजर्व। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। आपसे 53वां पूछा गया, यानी 53rd नंबर का आपसे पूछ रखा है कि किस टाइगर रिजर्व को अनाउंस किया गया है या घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कई प्रकार से होती है। पहले आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 53वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपसे या फिर राष्ट्रीय कह सकते हैं, फिर टाइगर रिजर्व कह सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बेस पर दूसरा कि किस राज्य में स्थित है कौन सा टाइगर रिजर्व, किस राज्य में स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हर प्रकार से ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन को देखना है, आपसे चाहे जैसे पूछे इसका आंसर आपको देकर आना है। क्लियर है? चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन और आप लेकर जाएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानीपुर हो जाएगा। स्थित कहाँ पर है तो नोट कर लेंगे आप, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्लियर है? किस नंबर का है तो 53rd नंबर का, यानी कि 53 नंबर का है। और इसकी खास बात आपको बता दें, कंडीशन से है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में, तो आपका आंसर कितना आएगा? 53 आएगा। यानी कह सकते हैं सबसे नवीनतम कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, 53वां यानी 53 नंबर का है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 53, यानी कि 53 आपका आंसर होगा। क्लियर है? कोई भी अगर आपको समस्या हो तो बताइए। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो नोट कर लें, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में अभी हाल में इसे ध्यान रखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही एक अवार्ड दिया गया था T+2। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं T+2 अवार्ड किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि T+2 का आंसर क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये अवार्ड उस ऐसे टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसके अंदर जितने भी बाघों की संख्या है वो ध्यान रखिए कितनी हो जाए, अगर दोगुनी हो जाए। आप देख सकते हैं ना, टाइगर टी फॉर होता है आपका टाइगर, यानी टाइगर की संख्या अगर किसी भी उद्यान में या फिर किसी भी रिजर्व में अगर दोगुनी हो जाएगी तो उसे ही ध्यान रखिएगा T+2 का अवार्ड दिया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही ध्यान रखिए अवार्ड दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। स्थित कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। क्लियर है, आगे चर्चा कर ले मानस टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित होगा, और साथ साथ नामेरी, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहाँ स्थित है, ये दोनों असम में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, असम में। कौन कौन से हैं, मानस टाइगर रिजर्व और नामेरी, ये दोनों कहाँ पर है, असम में। तो ध्यान रखिए रानीपुर कहाँ पड़ेगा आपका, यूपी के अंदर, सत्यमंगलम तमिलनाडु में। मानस कहाँ पर पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा मानस और नामेरी कहाँ पड़ेंगे, तो असम के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा कर लेते हैं, कुछ आप इस प्रकार से टाइगर रिजर्व को लिख लीजिए जो कि क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे देखिए आप लिख लेंगे, पहला नाम दफ़ा लिख लीजिएगा, कुछ टाइगर रिजर्व के नाम लिख लीजिए, क्योंकि 53 के 53 नहीं याद करने आपको, क्योंकि कहाँ तक आप याद करेंगे, तो कुछ जो मुख्य हैं या जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसे आप नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे नाम दफ़ा, क्या हो जाएगा, नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व। क्लियर है, पहला हम नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नाम दफ़ा स्थित कहाँ पर है, तो इसका आंसर नॉर्मली आप क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश। शॉर्ट में लिखा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चर्चा कर लें, असम में आपको इसके पहले मानस और नामेरी बताया गया है। दो और याद कर लीजिएगा, एक ओरंग दूसरा काजीरंगा। ध्यान रखिएगा दूसरी चर्चा कर लें, ओरंग टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा प्लस लगा दें, समझ जाना वहीं पर है। साथ साथ ध्यान रखिएगा ओरंग कहा गया, काजीरंगा। ध्यान रखिएगा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। यहाँ ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काजीरंगा टाइगर रिजर्व से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या है, असम में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। कौन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या कह सकते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व। आगे चर्चा कर लें इसके बाद, और आपको इसके पहले दो लिखवाए गए थे, याद कीजिए। ओरंग के पहले लिखवाया गया था आपको, एक लिखा गया था मानस टाइगर रिजर्व, और एक लिखा गया था आपको इसके पहले नामेरी। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा, एकदम विधोत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि असम के अंदर, क्योंकि देखो हर बार क्वेश्चन असम से ही पूछा गया है, या फिर असम के जो राज्य है, असम जो राज्य है उससे जो भी, या फिर उसके अंदर जो भी स्थित आपके टाइगर रिजर्व है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ओरंग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये चार आपको याद रखने हैं। ये सब कहाँ स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा असम के अंदर स्थित हैं। ये चारों कहाँ पर स्थित हैं, तो आप नोट कर सकते हैं असम में। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें। आप हर बिंदु को या हर पॉइंट को आप बढ़िया से नोट करते रहेंगे, कहीं अगर आपको समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए, एक आपका झारखंड में स्थित है, नाम नोट कर लेंगे पलामू। थर्ड जो आपको थर्ड नंबर का अगर स्टेट की बात कर लें तो पलामू, ध्यान रखिएगा आपको याद रखना है पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है, इसे भी आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। क्लियर है, फोर्थ नंबर के स्टेट की चर्चा कर लें तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। एक मिल जाएगा आपको बांदीपुर और एक मिल जाएगा आपको नागरहोल। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप बांदीपुर। क्लियर है, टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्लियर है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों कहाँ स्थित है, आपका आंसर क्या आएगा, कर्नाटक। क्या आएगा, कर्नाटक। क्लियर है, कर्नाटक राज्य के अंदर दो टाइगर रिजर्व जो कि महत्वपूर्ण है, आंसर क्या इनका है, तो एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और दूसरा कौन जाएगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्लियर है, एमपी के अंदर आपको चार याद रखने हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना।
यही लिख दें, एक बार क्लियर कर लें कि आपको दिख रहा हो तो नीचे लिख दिया जाए। चलिए एक आप लिख सकते हैं, कौन कौन सा लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। कहा गया कान्हा, ध्यान रखिए राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछें या आपसे ध्यान रखिए टाइगर रिजर्व पूछें, बात एक ही है, हम शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं कान्हा, बांधवगढ़, क्लियर है, पन्ना और पेंच। एक बार क्लियर कर लें, ये आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कह दें या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कह दें, पन्ना कह दें, पेंच कह दें। ये सब ध्यान रखिएगा, इस 4 के 4 कहाँ पर स्थित हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके एमपी में, एमपी का से क्या है, मध्य प्रदेश है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, कहीं अगर आपको ऑब्जेक्शन हो बताइए, यहाँ तक कहीं भी अगर आपको समस्या बताइए, ज़्यादा नहीं, एक और नोट कर लीजिएगा, एक राज्य का, एक रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। क्लियर है, नोट कर लेंगे, रणथंभौर, क्लियर है, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ध्यान रखिएगा ये 3 कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, कहाँ पर है, राजस्थान में। क्लियर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहते हैं या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार क्लियर कर लें, ये आपके लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यहाँ बार बार पूछे जाते हैं, इसी में से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, नाम दफा कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, ओरंग, काजीरंगा और साथ साथ मानस और नामेरी। कौन कौन से 4 आप ध्यान रखिएगा, ओरंग है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है। और काजीरंगा खासकर आप याद रखेंगे, एक सींग के गड्ढे के लिए फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार यही आया हुआ था एग्जाम में कि काजीरंगा, या फिर पूछा गया था एक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व एक सींग के गड्ढे के लिए फेमस है, तो आंसर क्या आएगा आपका, काजीरंगा। क्लियर है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा कर लें, कहाँ पर है, तो असम में है 4, कौन कौन से, औरंग, काजीरंगा, मानस, नामेरी। बात कर लें आपका झारखंड में एक स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व, इसे भी याद रखिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। बात कर लें अगले की, तो बांदीपुर, नागरहोल, 2 कहाँ है, कर्नाटक में। कौन कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक के अंदर पड़ जाएगा। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कौन कौन सा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये कहाँ पड़ेगा, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, कौन कौन सा, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ पड़ेगा, राजस्थान के अंदर। क्लियर है, कहीं समस्या होता हो ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई टाइगर रिजर्वों की, ये बात हो गई राष्ट्रीय उद्यानों की। अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जैसे कि टाइगर का अगर हम अपने थोड़ा समझा जाए, इसको थोड़ा मिटा दें, उसको आपको समझाएं। आपके लिए क्वेश्चन, तब तक आप आंसर दें, सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं, आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए। चलिए ध्यान रखिएगा, एक समय था कि भारत में बाघों की संख्या ध्यान रखिएगा बहुत कम थी, करीब 1400 के आसपास थी, ऐसे मान सकते हैं, 1400 के अप्रॉक्स, 1800 के अप्रॉक्स ऐसे थी। और हुआ क्या कि 2018 में जब इसकी काउंटिंग की दोबारा से, 1970 थी, ध्यान रखिएगा, 1973 में एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का आशय क्या है कि टाइगर को सुरक्षित रखा जाएगा, उसे बचाया जाएगा, क्योंकि तो आपको पता होगा बाघ की खाल के लिए या उनकी स्किन के लिए, त्वचा के लिए बाघों का शिकार किया जाता है। क्लियर है, उससे होता क्या है कि उसके चमड़े से अलग अलग प्रकार की ध्यान रखिएगा चीज़ों को बनाया जाता है, तो उसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया। इसमें टाइगरों को सुरक्षित रखा गया। क्लियर, यानी सुरक्षित रखने का आशय क्या है, वो जहाँ भी स्थित थे उन्हें बचाया गया, साथ साथ उनकी देख रेख की गई, जिससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ पाए। अब कंडीशन क्या है, 1973 में ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर आया, और 2018 में जब काउंटिंग की भारत में, तो बाघों की संख्या कितनी हो चुकी थी, उस समय हो चुकी थी 3000। कितनी हो गई, 3000 हो गई। कहने का आशय क्या है, विश्व में जितने बाघ थे उसका 80% भाग कहाँ पर है, भारत में। कहने का आशय क्या है कि कुल बाघ का 80% बाघ, बात कर लें या टाइगर बात कर लें, कहाँ स्थित है, भारत में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे अधिक बाघ किस देश में, तो आंसर क्या आएगा आपका, भारत आएगा।
कितने परसेंट है? तो 80% है। कितने हैं? तो 3000 2018 की काउंटिंग के बेस पर, ये गिनती के आधार पर इसे बताया गया है कि 3000 बाघ स्थित हैं। क्लियर है? इसकी कोई यहाँ तक कोई समस्या हो बताइए। चर्चा कर लिए तो बात होगी देशों में सबसे अधिक किस देश में? तो भारत में। बात कर ले अगर भारत के अंदर चर्चा कर लें, भारत के अंदर चर्चा कर लें कि किस राज्य में सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, बाघ स्थित हैं या फिर बाघ हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें अगर आपको जानकारी हो, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक बाघ आप पाए जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि पाए जाते हैं एमपी में। मध्य प्रदेश में जो इनकी संख्या कितनी थी? 520 थी। 2018 के बेस पर इनकी संख्या कितनी थी? 520 थी, जबकि पूरे भारत में कितनी थी? 3000 थी। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक राज्य की बात करेंगे मध्य प्रदेश, देश की बात करेंगे तो आपका अपना भारत। क्लियर है? इस डेटा को आप नोट कर लीजिए, कहीं भी अगर आपको समस्या बताइए। और बात करें चीतों की, तो भारत में आपको पता होगा आज़ादी के बाद चीते नहीं थे, वर्तमान अवस्था में लाए गए हैं, यानी अभी हाल ही में कुछ चीतों को विदेश से लाया गया है। तो ध्यान रखिए, पहला आप नोट करेंगे 8 चीतों को मंगाया गया है। कितने चीतों को मंगाया गया है? 8 चीतों को मंगाया गया है। किस देश से मंगाया गया है? तो नामीबिया, देश का नाम नोट करेंगे नामीबिया, जो कि अफ्रीका की कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप की, ध्यान रखिएगा, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? नामीबिया, यानी एक देश है नामीबिया नामक देश से 8 चीतों को लाया गया है। क्लियर है? और उन्हें छोड़ा कहाँ गया है? जैसे कि कहा गया एमपी में सबसे अधिक क्या है? बाघ हैं, तो उसी राज्य में से छोड़ा गया है। यानी एमपी के अंदर एक पड़ता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, उसी में इसे छोड़ा गया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कुनो नेशनल पार्क। क्या कहा जाता है? कुनो नेशनल पार्क कहा जाता है। उसी में से 8 चीतों को छोड़ा गया है। कोई समस्या बताइए? क्वेश्चन आपसे बनता कैसे है, यानी यहाँ से पूछेंगे कैसे? तो नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर किस सत्र में इसे प्रारंभ किया गया था? तो आंसर क्या आएगा? 1973। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में बाघों की संख्या कितनी? तो आंसर क्या आएगा आपका? 2018 के बेस पर 3000 थी। वैसे ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाता है, आप अपनी जानकारी के लिए इसको आप रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान अवस्था में विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस देश में है? तो आंसर क्या होगा आपका? भारत हो जाएगा। क्लियर है? कितने परसेंट है? तो 80% के आसपास आपके यहाँ बाघ पाए जाते हैं। बात कर लें अगर भारत के अंदर पूछ लें किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? मध्य प्रदेश, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे आप एमपी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस देश से चीतों को लाया गया? तो आंसर क्या आएगा आपका? नामीबिया। पूछ सकते हैं कि किस महाद्वीप का भाग है? तो आंसर क्या आएगा आपका? अफ्रीका महाद्वीप का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसे छोड़ा कहाँ गया है? तो आंसर क्या होगा आपका? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ छोड़ा गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में से छोड़ा गया है। इसे आप बेहतर तरीके से देख लें, कहीं समस्या बताइए। चलिए, कोई समस्या बताएं, यहाँ तक डेटा को आप नोट कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एक बार क्लियर कर लें, क्या पूछा गया क्वेश्चन? दूसरी तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दिया गया गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आपके सामने ऑप्शन के रूप में है, और जल्दी से इसका आप आंसर दीजिएगा। तब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आपके सामने तरल नैनो यूरिया क्या होती है। तरल नैनो यूरिया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये आप समझोगे तभी आप समझ सकते हैं क्या है ये। तो ये कोई कुछ और नहीं है, नॉर्मली आपका यूरिया ही है। आप यूरिया जानते होंगे। यूरिया आपको पता होगा बोरी में आपको देखने को मिल जाएगी, छोटे छोटे दानों के रूप में, शक्कर के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे गोली के आकार में, फिर छोटे छोटे दानों के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। आप बताएं उसी यूरिया को हुआ क्या क्या बताया गया? तरल कह सकता है, लिक्विड कह सकता है, जल जैसा द्रवित रूप में कह सकते हैं, या जैसे पानी होता है आपका, इस प्रकार से इसे ध्यान रखिएगा बनाया गया। नैनो मतलब होता है बहुत बारीक पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स या बहुत छोटे टुकड़े में से ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, और उसे ध्यान रखिएगा तरल बना दिया गया। तरल कहाँ से क्या है? पानी जैसा।
अब ऐसे समझ सकते हैं कि इसका 500 ml क्या होता है, यानी जो आपका तरल पदार्थ होता है, यानी तरल नैनो यूरिया की बात कर ले, इसका जो 500 ml होता है, 500 ml का मतलब आधा लीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आधा लीटर कह सकते हैं। यानी आधे लीटर तरल नैनो यूरिया का जो भाग होता है वो 1 बोरी के बराबर होता है। कहने का से 1 बोरी यूरिया में आप जितनी मात्रा पाते हैं कि इसकी यूरिया की, उतनी ही मात्रा मिलती है 500 ml तरल नैनो यूरिया का। तो आप समझ गए होंगे ये कुछ अलग से नहीं है, नॉर्मली आपका वही यूरिया है जो कि आप खेतों में डालते हैं या आपके आसपास में देखने को मिल जाती है। उसी यूरिया को ध्यान रखिएगा, लिक्विड रूप में इसे बना दिया गया है। क्लियर है? तो विशेष ध्यान रखेंगे, इस यूरिया को आप नॉर्मली आप किसी बेस पर आप खेतों में डालते हैं, इसे ध्यान रखिए इसका छिड़काव किया जाता है। इस यूरिया को ध्यान रखिएगा छिड़काव करते हैं, और इस यूरिया का जो आपकी नॉर्मली दाने के रूप में मिलती है उसको आप खेत में डालते हैं और इसका क्या करोगे आप? छिड़काव करोगे। इतना अंतर होता है। यूरिया दोनों है, फिर एक बार क्लियर कर दें, ये लिक्विड रूप में है यानी द्रवित रूप में है, द्रव के रूप में है यानी पानी के आकार में है, और ये क्या है आपकी दूसरी यूरिया क्या कैसी होती है? तो दाने के रूप में होती है। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर दें आप। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात, यूपी, एमपी, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, यानी संयंत्र कहाँ से क्या है? कहा गया तरल नैनो यानी दूसरी तरल नैनो यूरिया संयंत्र। संयंत्र कहाँ से क्या है? फैक्ट्री कह सकते हैं, यानी इसे बनाने का जो कारखाना होता है उसे संयंत्र कहा जाता है। तो इसे बनाने का दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? क्लियर है? तो आप इसका विशेष आंसर समझ लें, या फिर इसका जो आंसर दिया गया, ऑप्शन दिया गया उसको आप समझ लीजिए। इसका आंसर आएगा आपका अपना यूपी। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूपी हो जाएगा। सेकंड नंबर आपको देखा है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो नोट कर लेंगे प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज। क्लियर है? जो इसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी हाल में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आपके श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसे चेंज किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान इसका नाम क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। दूसरी, ध्यान रखिएगा, दूसरी तरल नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो प्रयागराज में हुई है। और कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चर्चा कर लें, अगर दूसरी यहाँ हुई है तो पहली कहाँ हुई है? तो नोट कर लेंगे, पहली हुई है गुजरात में। क्लियर है? पहली कहाँ पर हुई है? तो पहली गुजरात में हुई है। गुजरात में कहाँ हुई है? तो इसका स्थान का नाम नोट कर लिए, कैलोल। कैलोल नामक स्थान पर, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी पहली तरल नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई थी। यानी अभी तक वर्तमान में 2 ही स्थापित हुए हैं, एक कहाँ पर? गुजरात में, दूसरी आपके उत्तर प्रदेश में। गुजरात में कहाँ पर? कैलोल नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो प्रयागराज नामक स्थान पर। क्लियर है? चलिए, कहीं समस्या बताइए। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से आप बता दें, कल आपको पढ़ाया गया था, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्या पूछा गया है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? इसका जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कल आपको बताया गया था कि आपका सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध होता है। बुध के जस्ट बाद कौन सा पड़ जाएगा आपका? यहाँ मिलने वाला है शुक्र मिलता है। उसके बाद आपकी पृथ्वी आती है, फिर आपको मंगल देखने को मिलेगा, फिर आपको बृहस्पति मिल जाएंगे, शनि मिल जाएगा, अरुण मिलेंगे, वरुण मिलेंगे। क्लियर? ये क्रम आपको कल बताया गया था। बुध के बारे में आपको डेटा भी समझाया गया था कल आपको, क्या क्या इसके बारे में है। तो कहा गया यहाँ का दिन का टेम्परेचर 427 सेल्सियस, जबकि रात का टेम्परेचर तापमान जो होता है -173 सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको कल यहाँ पर बताई गई थी। सबसे नज़दीकी ग्रह पूछा जाए सूर्य के, तो आंसर क्या आएगा आपका? बुध आएगा। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। 88 दिन में इसकी परिक्रमा पूरी हो जाती है सूर्य की। क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन कल कहा गया था। अगर चर्चा कर लें शुक्र की, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि दूसरा सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और इसी की जस्ट बाद पड़ेगी आपकी पृथ्वी। क्लियर है? तो आप इसको शुक्र के बारे में आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे इसके बारे में। सबसे पहला, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह, इसके बगल मंगल पड़ता है पृथ्वी को, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दोनों की दूरी की बात कर लें तो सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र नज़दीक पड़ेगा। तो इसको नोट कर लेंगे आप। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह, पृथ्वी का
सबसे नज़दीकी ग्रह, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप बता दें आंसर क्या होगा आपका, शुक्र होगा। शुक्र की खास बात क्या है, इसकी त्रिज्या कह दें या व्यास कह दें, इसका जो व्यास है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसका द्रव्यमान भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। कहने का अर्थ क्या है, आकार में और द्रव्यमान में भी या वजन में कह सकते हैं लगभग पृथ्वी के, यानी पूरी तरह ही कह सकते हैं या पूर्णता नहीं कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं, मतलब लगभग उसी के बराबर आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी के बराबर। इसीलिए इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़ाव बहन कहते हैं। इसीलिए इसे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसे भी नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, शुक्र को कहा जाता है। क्लियर है। आपको ध्यान रखिएगा, ये सुबह, इसे एक नाम और दिया गया है, एक डेटा और यहां से नोट कर लीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा कहने का रीजन क्या है कि सूर्य जब निकलता है तो कहा जाता है उस समय ध्यान रखिए करीब यानी पूर्व साइड में ये उगता है। तो पूर्व साइड में उगने का रीजन ही क्या है, इसे तारा कहते हैं। और कब का कहा जाता है, इसे भोर का तारा कहते हैं, सुबह के टाइम का। क्लियर है, नोट कर लेंगे भोर का तारा, साथ साथ जुड़वा बहन लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चर्चा कर लें। देखिए जो शुक्र ग्रह है इस पर वायुमंडल पाया जाता है, इसके चारों तरफ वायुमंडल, जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। यानी वायुमंडल का अर्थ क्या है कि हर प्रकार की जो वायु है या गैसें वगैरह हैं मिश्रित होती हैं। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा शुक्र के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसका जो वायुमंडल है वो जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर, यानी पृथ्वी शुक्र की सतह से 1 किलोमीटर के जस्ट ऊपर ही ध्यान रखिएगा, इसका करीब 90% ध्यान रखिएगा जो वायुमंडल है वो यानी कवर होता है। तो नोट कर सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं इसको कि करीब 90% ध्यान रखिए वायुमंडल का करीब 90% भाग इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। जबकि पृथ्वी की चर्चा कर लें तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो काफ़ी दूर तक या फिर पृथ्वी की सतह के काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है, इसलिए शुक्र ग्रह पर ध्यान रखिएगा काफ़ी प्रेशर पड़ता है। आपको तो होगा काफ़ी प्रेशर पड़ता है, इसलिए शुक्र ग्रह को ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहते हैं। नोट कर लेंगे, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह। क्लियर? तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, जबकि पृथ्वी की चर्चा कर लें, किसी चर्चा कर लें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये ध्यान किया 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, आप सबको पता होगा क्षोभ मंडल, क्लियर है। और दूसरा जो पार्ट है इसका क्षोभ मंडल बाद ध्यान रखिएगा समताप मंडल है, समताप मंडल है। थर्ड की चर्चा कर लें तो थर्ड ध्यान रखिएगा मध्य मंडल है। और फोर्थ की चर्चा कर लें तो नोट कर सकते हैं मध्य मंडल के पश्चात आयन मंडल, और आगे चर्चा कर लें तो आपको मिल जाएगा बहिर्मंडल। क्लियर है? इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। कहीं समस्या होता है तो क्षोभ मंडल में बात कर लेते हैं। इसकी जो मोटाई होती है सतह से वो माना जाता है करीब सतह से लेकर के कहीं 8 कहीं 18, यानी 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर कह सकते हैं। और औसत कहा जाता है 13 कहते हैं, 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका क्षोभ मंडल। इसकी खास बात क्या है ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इस क्वेश्चन को भी आप साथ साथ में लिखते चलेंगे। क्षोभ मंडल से जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाओं का अर्थ क्या है, जितने भी ध्यान, जैसे कि बारिश होती है लिख सकते हैं, वर्षा कह सकते हैं, कोहरा कह सकते हैं, क्लियर है, कोहरा कह सकते हैं, या फिर आगे चर्चा कर लें, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आप थोड़ा सा ऐसा लिखते चलेंगे। तो क्षोभ मंडल बात कर रहे हैं, यानी कोहरा वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, यहाँ भी इसको लिख दें यहाँ पर जिससे आपको क्लियर दिखे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपका वर्षा हो गया, कोहरा हो गया। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं जिसे हम ओला कहते हैं, तो ओला हो गया, यानी ओलावृष्टि कहा जाता है, ओला हो गया। क्लियर है? यानी जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है, तो आंसर क्या आएगा आपका, क्षोभ मंडल आएगा।
बात कर लें समताप मंडल की, तो ध्यान रखिए समताप मंडल की दो जितनी मौसमी घटनाएं कहाँ पर हो गई, क्षोभ मंडल में हो गई। तो समताप मंडल की खास बात क्या है कि इसका टेम्परेचर ध्यान रखिएगा समान पाया जाता है, यानी हर जगह, क्योंकि इसका नाम है समताप कहने का से ऐसा मंडल जिसमें ताप समान होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर स्थिति होती है कैसी होती है, वायुयान के उड़ने के लिए सबसे बेहतर होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए वायुयान यानी कहने का से जो आपका हवाई जहाज होता है किस मंडल में उड़ता है, तो आंसर क्या आएगा आपका समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने की ध्यान रखिए सबसे बेहतर मंडल, बेहतर कह सकते हैं या कह सकते हैं उसी बेस पर है। तो अगर आपसे नॉर्मली आप क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेहतर जो स्थिति है कहाँ पर है, समताप मंडल में, इसलिए वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है, यानी बादलों के जस्ट ऊपर। बात कर लें इसी बेस पर आगे के क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। समताप मंडल की जो आपकी खास बात है, क्लियर है, इसी के अंदर ध्यान रखिएगा ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और कभी क्या होता है इसके अंदर एक कंडीशंस और देखने को मिलेगी, यहाँ से दो क्वेश्चन लिखिएगा। एक कहा गया इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, इसका नाम क्या, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल आपको तो पता होगा ये मंडल का कार्य क्या है, इस परत का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, या इसे ओजोन परत कह सकते हैं आप। ये ध्यान रखिए जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारे पास आती हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ध्यान रखिए इसे क्या करता है, तो इसे वापस भेज देता है, यानी इसे परावर्तित कर देता है या पृथ्वी पर आने नहीं देता है, क्योंकि ये वही किरणें हैं जो कि ध्यान रखिएगा मेनली अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करती हैं। कहने का से क्या है, इससे कैंसर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन किरणों को, क्योंकि आपके लिए हानिकारक होती हैं, तो इन हानिकारक किरणों को ओजोन क्या करता है, वापस भेज देता है, धरती पर नहीं आता है, एक प्रकार से सुरक्षा कवच का कार्य करता है। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें समताप मंडल में। ध्यान रखिएगा या यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई नापने का जो यूनिट है, इकाई है, कौन सी है, तो आंसर लिखेंगे डाप्सन, यानी डाप्सन में ध्यान रखिए मापा जाता है। जैसे आप बता दें, जैसे आप किसी द्रव्यमान को मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, किसी लिक्विड नहीं द्रव को जब आप मापते हैं तो आप लीटर में या ml में मापते हैं। उसी प्रकार से ध्यान रखिए जब आप ओजोन परत को मापेंगे या फिर इसकी मोटाई को मापी जाएगी तो आंसर क्या होगा इसका, डाप्सन नामक यूनिट यानी इकाई में आप इसे क्या करते हैं, मापते हैं। क्लियर है, कहीं अगर आपको समस्या हो तो बताइए। जैसा कि आपसे कहा गया, देखिए मेनली जितने बादल हैं वो कहाँ बनेंगे, क्षोभ मंडल में बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि समताप मंडल में भी कुछ बादल बनने लगते हैं। तो जो ध्यान रखिए विशेष प्रकार के बादल होते हैं या विशेष बादल होते हैं, इस विशेष बादल को ध्यान रखिएगा कहा जाता है तो मूलाभ, मूलाभ क्या कहते हैं, इसे मूलाभ कहा जाता है। तो मूलाभ अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मूलाभ मेघ कहते हैं, बादल ही है उसे मेघ कहा जाता है, मेघ भी ध्यान रखें या बादल नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मूलाभ मेघ किस मंडल में बनते हैं तो आंसर क्या होगा आपका, समताप मंडल। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है, इसलिए आप इस डेटा को नोट कर लीजिए। कहीं समस्या बताइए, जो भी आपके सामने रखा गया है उसे एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या क्या कहा गया है, तो कहा गया आपकी पृथ्वी जिस प्रकार से उसके मंडल डिवाइड है वो कितने भाग में है, तो 5 मंडल में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल, ये आपके 5 भाग हो गए। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें क्षोभ मंडल की, जो कि जिसकी औसत मोटाई कह सकते हैं जहाँ तक फैला हुआ है वो कितने 13 किलोमीटर है, कहीं पर 8 किलोमीटर तो कहीं पर 18 किलोमीटर। आगे चर्चा कर लें, इसी के अंदर धारी के मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला हो गया। क्लियर है, और आगे चर्चा कर लें। इसके बाद जस्ट कहा गया समताप मंडल बात करते हैं, तो कहा गया इसमें वायुयान उड़ाने की जो यानी बढ़िया परिस्थिति होती है पाई जाती है, इसलिए वायुयानों को कहाँ उड़ाया जाता है, समताप मंडल के अंदर ही उसे उड़ाया जाता है। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें। इसी में ध्यान रखिएगा ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, उसी क्या करती है, परावर्तित कर देती है यानी वापस कर देती है। आगे चर्चा कर लें ओजोन परत को मापने की जो यानी मोटाई को मापने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होगी आपकी, डाप्सन हो जाएगी। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें। तो फिर आपसे कहा गया है इसके अंदर ये समताप मंडल के अंदर ध्यान रखिएगा कुछ मेघ बनते हैं, कुछ बादल बनते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मूलाभ मेघ। हमेशा नहीं बनते, विशेष स्थितियों में बनते हैं या कभी कभी बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, मूलाभ मेघ कहा जाता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूलाभ मेघधानी किस मंडल में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका समताप मंडल में। क्लियर है। बाकी शुक्र के बारे में बताया गया है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कह सकते हैं, भोर का तारा कह सकते हैं, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए कोई समस्या बताइए। एक क्वेश्चन जाते जाते आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन ये है आपके लिए, आपको पता होगा सूर्य से ऊष्मा, यानी सूर्य से ऊष्मा या ऐसे लिख दें, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है। ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। नंबर 1 चालन विधि, दूसरा दिया गया संवहन विधि, और तीसरा दिया गया विकिरण, और चौथा दिया गया यानी कि डी ऑप्शन दिया गया आपको नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर कर ले। आपको तो होगा आप नॉर्मल धूप में बैठे होते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है, तो गर्मी जो लगती है वो ऊष्मा कहाँ से आ रही है, सूर्य द्वारा दी जा रही है। तो कहने का आशय क्या है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो किस विधि द्वारा आती है, चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से, या अच्छा लगने का आशय क्या है कि जो भी आपका सही आंसर हो आप कमेंट जरूर करें। जैसा कि कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन आपका जो दिया गया था उसमें से रहने के किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आंसर दिया करें, क्योंकि इससे होता क्या है अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आप भी इसी बहाने थोड़ा सा आप रिपीट कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए जैसा कि आप बताएं, क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत था, विवर्तन सिद्धांत पूछा गया था, किसने दिया था, तो आंसर क्या जाएगा आपको ग्रेमाल्डी हो जाता है। ग्रेमाल्डी नामक व्यक्ति ने रखिएगा विवर्तन सिद्धांत दिया था। इसके जस्ट पहले आपको बताया गया था तरंग सिद्धांत, और साथ साथ बताया गया था कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जबकि तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताया गया था, बताइए हाइगेंस ने दिया था, आपको बताया गया था, और विवर्तन ध्यान रखिए ग्रेमाल्डी ने। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और आप में से एक का आंसर आया था, बाकी किसी ने भी कमेंट नहीं किया था। आज का क्वेश्चन आपका ये है, इसे घर जा करके या फिर अभी आप कमेंट करें जो भी आपके आंसर्स हो, और ध्यान रखिएगा इसको आपको करना है, ये नहीं कि आप यहाँ से निकले और भूल जाएं। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है इसके आप नोट्स वगैरह बना लें, क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये मत सोचिएगा नॉर्मली पढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि देखो टॉपिक टू टॉपिक बात होती है, टाइम पास नहीं किया जाएगा, ये अलग की चर्चा है। हम यहाँ पर टाइम पास करें या फिर आपसे हम डायरेक्टली बात करते हैं ऐसे, तो क्लास तो बेहतर लगेगी आपको, बढ़िया लगेगा, लेकिन होता क्या है कि जब वास्तव में आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसी कंडीशंस आपके सामने क्रिएट होती हैं कि आपके समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपने पढ़े तो आपके ध्यान से उतर गए। क्लियर है। इसलिए नोट्स बनाएं आप, उसको 1 से 2 बार रिपीट करें और बेहतर तरीके से उसे पढ़ें, समझें। ना समझ आए तो आप दोबारा से पूछें, कोई भी समस्या हो तो आप निश्चिंत होकर के आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखिए जो भी क्लास में वर्तमान में जो भी है आप अभी उपस्थित हैं, अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आप कर सकें तो, बेहतर लगा हो तो, अन्यथा डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेहतर लग रहा हो। क्लियर है, आप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल। ध्यान रखिए क्लास का जो टाइम है प्रत्येक सुबह 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम क्लासेस एंड सेम प्लेस पर। क्लियर है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।